शाम के 7 बज रहे थे। दिसंबर का महीना अपने चरम पर था और मेरठ की सर्द हवाएं हड्डियों तक को चीर रही थीं। मेरे छोटे से कमरे में मैं अपने पुराने लैपटॉप पर एक जरूरी रिपोर्ट पूरी करने में मसरूफ था। अचानक एक जोरदार धप की आवाज हुई और बिजली गुल हो गई। कमरा घने स्याह अंधेरे में डूब गया। मैं झुंझला गया क्योंकि यह तीसरा मौका था जब पिछले हफ्ते में बिजली गई थी और मेरा काम अभी भी अधूरा था। मैंने अपना फोन टटोला और उसकी टॉर्च जलाई। मेरे कमरे में एक पुरानी सी मेज, एक कुर्सी और एक टूटी फूटी अलमारी थी। मैं एक ऐसे मकान में किराए पर रहता था जो शहर के बाहरी छोर पर था, जहां आबादी कम थी और चारों तरफ वीरान जमीनें और पुराने खंडहर नुमा मकान थे। यूं भी इतनी रात को बाहर कोई होता नहीं था। मैंने मोमबत्ती ढूंढी और माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस खत्म हो चुकी थी। मैं और भी परेशान हो गया। तभी मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने सांस रोकी और कान लगाए। बाहर सन्नाटा था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है या ठंड की वजह से मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैंने फोन की रोशनी में ही मोमबत्ती को एक कागज से जलाने की कोशिश की और आखिरकार उसे जलाकर मेज पर रखा। उसकी मंद रोशनी में कमरा थोड़ा रोशन हो गया, जिससे अंधेरे का डर कुछ कम हुआ। मैं फिर से लैपटॉप की तरफ देखने लगा। सोचने लगा कि अगर बिजली नहीं आती तो काम कैसे पूरा होगा। करीब 5 मिनट बाद मुझे फिर से दरवाजे पर एक अजीब सी खटखटाहट सुनाई दी। इस बार यह आवाज बहुत धीमी और रहस्यात्मक थी, जैसे कोई अपनी उंगलियों से नहीं बल्कि किसी नुकीली चीज से दरवाजे को हल्के से खरोंच रहा हो। मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। कौन है? मैंने धीमी कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। खटखटाहट फिर से हुई, इस बार थोड़ी तेज और ज्यादा साफ। मुझे लगा जैसे कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही हो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं कुर्सी से उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जा रहे थे। दरवाजे के पास जाकर मैंने कान लगाए। बाहर सिर्फ सन्नाटा था, हवा के चलने की सरसराहट के सिवा कुछ नहीं। मुझे लगा शायद कोई बच्चा मजाक कर रहा होगा, लेकिन इतनी रात को इस वीरान जगह पर। मैंने मन ही मन खुद को तसल्ली दी और दरवाज़ा खोलने का फैसला किया, ताकि जो भी हो उसे डांट कर भगा सकूं। जैसे ही मैंने कुंडी खोली, दरवाज़ा एक पुरानी डरावनी चरमराहट के साथ खुला। बाहर सिर्फ घना स्याह अंधेरा था। चांदनी रात होने के बावजूद आज चांद घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। मैं दरवाजे पर कुछ देर खड़ा रहा, फोन की टॉर्च से चारों तरफ रोशनी डाली, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। सिर्फ ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे से टकरा रहे थे। तभी मुझे दरवाजे के ठीक नीचे जमीन पर कुछ दिखा। मैंने टॉर्च को नीचे किया और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। वहां एक छोटा सा खून से सना हुआ खिलौना पड्डा था, एक पुरानी फटी हुई गुड़िया जिसकी एक आंख पूरी तरह गायब थी और दूसरी आंख से खून के निशान बह रहे थे। गुड़िया का चेहरा डरावना और विकृत लग रहा था। मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। ये गुड़िया यहाँ कैसे आई और इस पर खून क्यों लगा था? क्या किसी ने इसे यहाँ जानबूझकर रखा था? मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा, लेकिन कोई तार्किक जवाब नहीं मिल रहा था। मैं गुड़िया को उठाने ही वाला था कि तभी मुझे अपने ठीक पीछे कंधे पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। इतनी ठंडी और सर्द कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। मैंने तुरंत डरकर पीछे मुड़कर देखा। मेरे ठीक सामने एक आकृति खड़ी थी। वह इतनी काली थी कि अंधेरे में भी स्पष्ट नहीं दिख रही थी, बस एक काली गहरी परछाई जैसी। उसकी आंखें नहीं थीं, बल्कि उनकी जगह 2 लाल अंगारे चमक रहे थे, जो सीधे मेरी रूह में उतर रहे थे। उनसे एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी, जो मेरे ठंडे शरीर को और भी ठंडा कर रही थी। मैं डर के मारे चीख भी नहीं पाया। मेरा गला सूख गया था और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा कि वह अभी फट जाएगा। मैं वहीं जड़ीठ हो गया, हिल भी नहीं पा रहा था। उस आकृति ने धीरे धीरे अपना लंबा पतला हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून लंबे, नुकीले और काले थे, जैसे किसी जानवर के पंजों से भी ज्यादा डरावने। उस हाथ से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे पुरानी मिट्टी और सड्ढे हुए मांस की मिलीजुली गंध। मेरी सांसें रुक सी गईं। मुझे लगा कि यह मेरा आखिरी पल है
और मैं अब यहीं मर जाऊंगा। मैं अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन उन लाल अंगारों से नजर हटा नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे की मोमबत्ती, जो इतनी देर से जल रही थी, अचानक एक झटके में बुझ गई, जैसे किसी ने उसे फूंक मारकर बुझा दिया हो। और उसी पल उस काली आकृति ने एक भयानक गुर्राहट के साथ मुझ पर झपट्टा मारा। मुझे सिर्फ एक तेज, बेकाबू चीख याद है, मेरी अपनी चीख। उसके बाद सब कुछ अंधेरे में खो गया। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें निकलीं और बिजली वापस आई, तो पड़ोसी और मकान मालिक मेरे कमरे के बाहर जमा थे। उन्होंने देखा कि मेरा दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। मेरी मेज पर लैपटॉप आधा खुला पड़ा था और मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम टेबल पर एक बड़े दाग के रूप में फैला हुआ था। लेकिन मैं कमरे में नहीं था, सिवाय उस खून से सनी गुड़िया के, जो दरवाजे के ठीक सामने पड़ी थी। और उस गुड़िया की अब दोनों आंखें गायब थीं। उसकी खाली आंखें मानो किसी अनकही कहानी को बयां कर रही थीं। पुलिस ने आकर जांच की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। किसी ने मुझे जाते हुए नहीं देखा था, न ही कोई संघर्ष के निशान थे। बस मैं गायब हो गया था। आज भी मेरठ के उस पुराने मकान में शाम होते ही, खासकर जब बिजली चली जाती है और घना अंधेरा छा जाता है, दरवाजे पर एक हल्की खटखटाहट सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे से नाखून से खरोंच रहा हो। और फिर बस एक गहरा, अजीब सा सन्नाटा। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी उस खाली कमरे से एक हल्की डरावनी हंसी की आवाज भी आती है और गुड़िया की आंखों की जगह से दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। क्या आपको लगता है कि मैं कहीं और हूं, या उस काली आकृति ने मुझे भी अपनी दुनिया में खींच लिया? मेरा गायब होना मेरठ के उस शांत इलाके में एक रहस्य बन गया था। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। मेरा कमरा सील कर दिया गया और वह पुराना मकान जहां मैं रहता था अब और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। लोग उससे दूर रहने लगे, फुसफुसाते कि वहां कुछ अनहोनी हुई है, कोई काली साया है जो अब भी वहां घूमती है। मेरे गायब होने के 3 महीने बाद एक युवा पत्रकार रवि शहर आया। वह दिल्ली से था और एक गुमशुदा व्यक्ति की कहानी पर काम कर रहा था। उसे मेरे गायब होने की खबर मिली और उसे इसमें एक रहस्यमयी पहलू नजर आया। रवि आधुनिक विचारों वाला लड़का था, भूतों प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उसे पता था कि ऐसी कहानियां अखबार में अच्छी हेडलाइन बनाती हैं। वह उस पुराने मकान की तरफ गया। मकान मालिक पहले तो हिचकिचाया, लेकिन रवि के बार बार कहने पर उसने उसे मेरे कमरे की चाबी दे दी। देख लो बेटा, मकान मालिक ने चेतावनी दी, वह कमरा खाली नहीं है, कुछ है वहां जो इंसानों का नहीं है। रवि ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। शाम को रवि उस कमरे में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने अचानक एयर कंडीशनर चला दिया हो। कमरे में अब भी मेरा कुछ सामान बिखरा पड़ा था, मेरी किताबें, कुछ पुराने कपड़े और मेज पर एक सूखा हुआ मोम का बड्ढा धब्बा। रवि ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की। वह मेज के पास गया जहां मोम का धब्बा था। वहीं उसे एक पुरानी फटी हुई गुड़िया मिली। उसकी दोनों आंखें गायब थीं और उस पर सूखे खून के गहरे निशान थे। रवि को याद आया कि पुलिस रिपोर्ट में भी इस गुड़िया का जिक्र था। उसने गुड़िया को उठाया। तभी उसे गुड़िया से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया हो। रवि ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा यह उसका वहम है। रात गहराने लगी थी। रवि ने अपना लैपटॉप निकाला और अपनी रिपोर्ट लिखनी शुरू की। उसने मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा की थी और उसे यह सब बेहद अजीब लग रहा था। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। वह सोच रहा था कि मैं कहां गया हो सकता हूं। ठीक 7 बजे, उसी समय जब मैं गायब हुआ था, कमरे की बत्ती फिर से टिमटिमाकर बुझ गई। अंधेरा छा गया। रवि ने पहले तो इसे बिजली की समस्या समझा, लेकिन तभी उसे दरवाजे पर वही हल्की खटखटाहट सुनाई दी। वही आवाज जो मैंने भी सुनी थी, जैसे कोई नाखून से खरोंच रहा हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे मकान मालिक की बातें याद आने लगी। कौन है? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं। खटखटाहट तेज हो गई। रवि ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी दरवाजे की तरफ की। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। रवि ने टॉर्च से चारों तरफ रोशनी डाली।
लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। दरवाजे के ठीक नीचे गुड़िया की एक गायब आंख पड़ी थी। वह आंख जो अब तक गुड़िया के पास नहीं थी, अब वहां पड़ी भी थी और उससे एक हल्की सी लाल चमक निकल रही थी। रवि डर के मारे पीछे हटा। जैसे ही वह पीछे हटा, दरवाजा अपने आप चरमराहट के साथ बंद हो गया। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। सिर्फ उस आंख से निकलती लाल चमक ही दिखाई दे रही थी। रवि ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद हो गया था। तभी उसे कमरे के एक कोने से एक धीमी दर्दनाक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो, मदद करो। आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन रवि ने उसे साफ सुना। वह उस कोने की तरफ बढ़ा जहां आवाज आ रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, उस कोने से एक काली परछाई उठने लगी। यह वही परछाई थी जो मैंने देखी थी, विशाल, काली, और उसकी आंखों की जगह दो धधकते हुए लाल अंगारे। इस बार परछाई के चारों तरफ एक अजीब सी धुंध थी और उसमें से एक सड्डे हुए मांस की बदबू आ रही थी। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वह वापस मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उस परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार उसके हाथ में कुछ था। रवि ने अपनी आंखों को बद्धा करके देखा। वह एक पुराना, खून से सना हुआ डायरी का पन्ना था। परछाई ने वह पन्ना रवि के ठीक सामने हवा में तैरता हुआ छोड़ दिया। पन्ना धीरे धीरे रवि की तरफ आया और उसके हाथों में गिर गया। जैसे ही उसने पन्ना छुआ, उसके हाथ ठंडे पड्डीडीएच गए, जैसे किसी ने उन्हें बर्फ में डाल दिया हो। पन्ने पर खहोन से कुछ शब्द लिखे थे, तुम्हारी बारी है। रवि ने डर के मारे पन्ने को जमीन पर गिरा दिया। तभी उस परछाई ने एक जोरदार, डरावनी आवाज में हंसना शुरू किया। हंसी इतनी तेज और भयानक थी कि रवि के कानों से खून निकलने लगा। वह नीचे जमीन पर गिर गया, अपने कानों को कसकर पकड़ डालिया। अचानक लाल आंखें तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगीं और रवि ने महसूस किया कि जैसे कोई ठंडा, अदृश्य हाथ उसके गले को कस रहा हो। उसकी सांसें रुकने लगी। आखिरी चीज जो उसे याद थी, वह थी कमरे में फैली सड़ी हुई गंध और उन लाल आंखों की भयावह चमक। अगले दिन सुबह मकान मालिक ने रवि के कमरे का दरवाजा खुला पाया। अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था और रवि का लैपटॉप खुला पड़ा था, लेकिन रवि भी वहां नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक खून से सना हुआ डायरी का पन्ना पड़ा था, जिस पर अब तुम्हारी बारी है के साथ एक और शब्द जुड़ गया था, पूर्ण। उस दिन के बाद से उस पुराने मकान में शाम होते ही दो अलग अलग खटखटाहटें सुनाई देती हैं। एक पुरानी धीमी खरोंच और एक नई तेज खटखटाहट। और कभी कभी जब सन्नाटा गहरा होता है तो दो अलग अलग हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, एक गहरी, भयावह और दूसरी कमजोर, जैसे किसी की रूह तड़प रही हो। कौन जानता है कि उस मकान में और कितने लोग गायब होंगे और कितने और पन्नों पर खून से तुम्हारी बारी है लिखा जाएगा।